अमेरिका के अंदर जो मीडिया है उसका एक लिबरल बायस है और वहां पे क्या लोगों की सेंटिमेंट है वो सामने नहीं आता। मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिशनल लेफ्ट, प्रोग्रेसिव लेफ्ट है यहाँ पे, कि जिसने खुलकर इसराइल की तनकीद की है गुज़श्ता 1 सालों में, वो लोग नालां हैं। वो खुलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि ये शख्स कह रहा है कि मैं अमन लेके आऊंगा, हम इसके साथ खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स थे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे ये फर्स्ट टर्म से मुख्तलिफ होंगे या उसी की फोटोकॉपी होगी? अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है जो पाकिस्तान की है। चेंज तो जरूर आएगा। दूसरी जंग अजीम हुई, पहली जंग अजीम हुई, दोनों में अमेरिका ने बेल आउट किया यूरोप को। रशिया उस तरह का थ्रेट नहीं है जिस तरह का चाइना चैलेंज पेश कर रहा है। हमारे इस पैसे देने से आप अपने इलाके कब वापस लेंगे? इनमें से कुछ भी रशिया वापस नहीं करेगा। किसी भी सियासी एक्टर के लिए, जियोपॉलिटिकल एक्टर के लिए अपने हरीफ को अंडर एस्टिमेट करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। लेकिन जैसे भी खत्म करेंगे उसमें ये तासुर लाजमी आएगा कि रशिया जीत गया। रूस को जो खतरा वो ये है कि मेरे डोर स्टेप पे एक जमहूरियत पनप रही है। जहां तक सीज फायर का ताल्लुक है तो एन मुमकिन है। उसी तरह से उससे पूछा गया कि अच्छा, क्या अगर आपको डील करनी पड़े ईरान के साथ तो आप कर देंगे? उसने कहा हाँ, मैं कर लूंगा, क्योंकि फलस्तीन कोई एक रियल मुल्क तो नहीं है ना, एक ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। परमानेंट तरीके से तो नहीं वहां बैठ रही। ताइवान सोचेगा यार, जब अगर चाइना मेरे पे चढ़ाई करेगा तो क्या मैं अमेरिका पे डिपेंड कर सकता हूँ? गजा के अंदर जो है इमदाद पहुंचानी है, पहुंचाएं, नहीं पहुंचानी, ना पहुंचाएं, ये आपका मामला है। तो फिर क्या होगा? फिर आपके वक्त के साथ साथ उस तरीके से जो इन्हिसार है इसराइल का अमेरिका के ऊपर, वो वैसा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल उनको इस बात से इशू है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। उनको नहीं है, लेकिन क्या ये यंग जनरेशन में अमेरिका में तब्दीली आ रही है? ईरान को एटमी हथियार मिल भी जाता है, क्या इस्तेमाल तो नहीं करेगा ना वो? क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको रिवाइव कर सकते हैं? डिपेंड करता है किसके पास ताकत ज्यादा है और कितना कोई प्रेशर डाल सकता है। जो सऊदी अरब का जो बादशाह है, होने वाला बादशाह है, वो हौसला से, कॉन्फिडेंस से जाके कहे कि देखें, मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो देखो मैंने फलस्तीनियों के लिए क्या हासिल किया। आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो आप में दिलचस्पी ले तो क्यों ले और किस हद तक ले। तमाम एक्टर्स रैशनल होते हैं। उसको मजबूर करने के लिए आपको दबाव डालना पड़ेगा। तो वो दबाव किसी के पास नहीं है। कोई इरैशनल एक्टर इतना बड़ा एक्टर बन ही नहीं सकता। कैसे हैं दोस्तों, हमारे साथ हैं कामरान बुखारी, न्यू लाइंस इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर हैं थिंक टैंक के, और इनसे पहले भी हमारी गुफ्तगू होती रहती है। बहुत रैशनल गुफ्तगू करते हैं, जज्बात में बिल्कुल नहीं आते, जियो स्ट्रेटजिक इशूज़ को उसी तरह देखते हैं जैसे मैथमेटिशियन मैथ की चीज़ों को देखता है। इसलिए इनकी कई बातें आप लोगों को शायद सख्त लगे, मुझे भी लगती है, लेकिन वो हकीकत के करीब होती हैं। तो हम इनसे आज बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन के बाद कैसे अमेरिका तब्दील, क्या वाकई अमेरिका तब्दील हो चुका है, और इसके दुनिया पर, गजा वॉर पर, पाकिस्तान पर और यूरोप पर क्या असरात होंगे, इवन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या किस तरह का होगा। कैसे हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया दावत देने का। सर ये क्या हो गया अमेरिका में 6 जनवरी को 2021 में जो कुछ हुआ कैपिटल हिल में, कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें इतने इन्वॉल्व थे कि उनको 187 मिनट लगे ये ट्वीट करने में कि गो होम, मुजाहिरीन को घर भेजने के लिए एक ट्वीट करने में, उनको समझाने में 187 मिनट लग गए। इतने वो उस वक्त एनर्जेटिक थे और गुस्से में थे। उसके बाद से ये समझा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन वो आ गए। ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल पर अमेरिकन डेमोक्रेसी के सिंबल पर हमला करने के बाद भी इतने पॉपुलर हो गए? ये बहुत अच्छा सवाल है फैसल। तो इसका जवाब मैं यूं दूंगा कि देखें, हम किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है या कोई भी शख्स वो मकबूल है या गैर मकबूल है। तो ये एक पहला सवाल है। तो अमूमी तौर पे इसका जवाब जो है, आम लोग यही कहते हैं कि देखें मीडिया में क्या बाज़ गश्त हो रही है, तो और जो है वो देखें लोग क्या कह रहे हैं, और उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई मकबूल है या गैर मकबूल है। तो अब इसकी बात, इस बात की अगर हम तह में जाएं तो ये बात साफ जाहिर है कि अमेरिका के अंदर जो मीडिया है उसका एक लिबरल बायस है। अब वो लिबरल जो है वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कुछ और है। यहाँ पे मैं कंजर्वेटिव और लिबरल की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट एंड राइट की बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन की बात कर रहा हूँ। ये बात कोई ढकी चुपी नहीं है कि जो इंटेलिजेंसिया है अमेरिका की, जिसमें एकेडेमिया यानी यूनिवर्सिटीज़, जो सिविल सोसाइटी और जो ज़राए अबलाग हैं, जो मीडिया है, उन यहाँ पे डोमिनेंस जो है वो लेफ़्ट की है और वो प्रो डेमोक्रेट्स होते हैं। और रिपब्लिकन्स को वो क्या नाम है, उनकी मुखालफत करते हैं। तो यहाँ पे यानी अगर आप देखें
तो चंद मतलब दो ही हैं मेरे नज़दीक जो बड़े नामवर मीडिया ग्रुप्स हैं जो कि कंजर्वेटिव हैं। एक फॉक्स न्यूज़ है, तो उसके जो है क्वालिटी तो सबके सामने है, वो कोई मतलब इतनी खास नहीं है। और उसके अलावा एक वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जो कि एक अपना न्यूज़पेपर है, जिसने जो बहुत ही मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक जो है, अगर आपने सीरियस खबरें पढ़नी हैं तो और सीरियस असेसमेंट्स देखने हैं तो आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ें। लेकिन उसके अलावा अगर आप देख लें जितना भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, एलए टाइम्स, अपना पॉलिटिको, अटलांटिक, सीएनएन, एमएसएनबीसी, और जो वो अपना जो ट्रेडिशनल नेटवर्क्स हैं, सीबीएस, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, एबीसी, एनबीसी, ये सब के सब जो हैं, इनका जो टिल्ट है वो लिबरल्स की जानिब है। वो दे आर प्रो लिबरल, और वो कंजर्वेटिव को मनफी निगाह से देखते हैं। तो उसमें फिर जो ये न्यूज़ प्रोड्यूस होती है उसके तहत ये पता चल जाता है कि एक शख्स बहुत गैर मकबूल है। फिर इसके अलावा जुग्राफिया भी को जहन में रखने की जरूरत है कि जो अर्बन एरियाज हैं, लार्ज अर्बन एरियाज हैं, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली वो अपना डेमोक्रेट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ जो है, और ये अमूमी तौर पे देखा गया है कि कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, नॉर्थ ईस्ट के और स्टेट्स हो गए, तो ये जो एरियाज हैं, ये इनको हम समझते हैं कि ये मजमूई, क्योंकि आबादी ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ पे जो है बिजनेस ज़्यादा है, तो तवज्जो ज़्यादा है। लेकिन जो मिडिल अमेरिका है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं है, और वहाँ पे क्या लोगों की सेंटिमेंट है वो सामने नहीं आता। और ये एक बड़ी लंबी बहस है, तब इसमें तभी हम डिटेल्स में भी जा सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। लेकिन उन लोगों के लिए डोनाल्ड ट्रंप गैर मकबूल नहीं था, वो गैर मकबूल एक तबके के लिए था। हम्म। लेकिन जो है, ठीक है, क्रिटिसिज्म हुआ कि जी जनवरी 6 को उन्होंने जो है इतनी देर लगाई ट्वीट करने में और लोगों को कहा कि घर जाएं। वो अपनी जगह पर है, वो एक बात जो है हकीकत है, मुसलमा हकीकत है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम आवाम जो है मिडिल अमेरिका के अंदर वो कैसे देख रही है, तो आई थिंक मीडिया के जो बायस है उसके फिल्टर्स को उतारने की जरूरत है, तभी हमें समझ में आएगी कि ऐसा क्यों है। तो एक तो बात यह है। दूसरा, लोग एट द एंड ऑफ द डे ये भी जानते हैं कि इस मीडिया बायस को भी जानते हैं। और लोग अब जानते हैं कि भाई उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या वो गैस पंप पे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, क्या जब वो ग्रोसरी करने जाते हैं तो उनको ज़्यादा, क्या उनकी हेल्थ केयर के इश्यूज जो है ना कैसे डील किए जा रहे हैं। तो इकोनॉमी इज एवरीथिंग। और जितने आप एग्जिट पोल्स देखें, इस पे तो इजमा है, यानी आप किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देख लें, उन्होंने जो एग्जिट पोल्स किए हैं उसमें भरपूर तरीके से जो सफ़े अव्वल पे जो इशू था लोगों का, वोटर्स के, वो था इकोनॉमी। और उसके लिए मैं समझता हूं कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी कारकर्दगी और उनके बारे में जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं था। जहां डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप वो बारीकी में जाएं तो जहां कुछ चीज़ों पे लोगों के खदशात हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेके, लेकिन साथ ही साथ जो है इकोनॉमी की जब बात की आती है तो वो कहते हैं कि जी ये शख्स है जो इस इकोनॉमी को बेहतर करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो है एक मतलब एक ब्रीफ तरीके से मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये वजूहात हैं। हम मजीद मजीद डिटेल्स में जा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि जो मीडिया है और अमेरिका की जो इंटेलिजेंशिया है, बल्कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में भी बहुत बड़ा तबका जो इस इस कबीले का है वो लिबरल और डेमोक्रेट है। लेकिन मुझे ये इलेक्शन एक वेकअप कॉल फील हो रहा है। पाकिस्तान में जो हुआ, इंडिया में हुआ, जो यूरोप में हुआ, ये सब लिबरल्स और डेमोक्रेट्स के लिए एक वेकअप कॉल मेरे ख्याल में है। अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो बताइएगा कि ये लोग आवाम से कट चुके हैं, आवाम से इनका, या फिर अगर हल्के अल्फाज में भी कहूँ तो डिस्टेंस आ गया है। एक बात। दूसरी बात ये कि इनको ये अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर पाए। ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का आपने नाम लिया जो लिबरल हैं और डेमोक्रेट्स के जो लीडर्स हैं, वो वहाँ भी खास तौर पे, जो कि अभी सिर्फ हम अमेरिकन इलेक्शन की बात करें, तो वो लोगों से, इसका मतलब है, थोड़े से कटे हुए भी हैं कि आम आदमी क्या सोच रहा है उस तक बहुत बहुत बारीकी से नहीं पहुंचे हुए। जी देखें फैसल भाई, मेरे नज़दीक अगर आप मुझसे पूछें बहैसियत कामरान बुखारी कि मैं किसी के और के लिए बात नहीं कर सकता, मैं अपना तज्जिया पेश कर सकता हूँ। मेरे नज़दीक डेमोक्रेट्स जो हैं वो स्टेटस को की पार्टी बन के रह गए। उनका अब क्या हकीकत में वो ऐसे हैं, ये तो इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। मैं बात हकीकत की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो अवामुन नास में परसेप्शन है
कि ये जो है स्टेटस को बरकरार रख रहे हैं, इनके पास किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं। हम्म। अभी अगर आप जो है गजा की जंग ले लें, ठीक है, हम्म। जो कि इनके बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम्म। तो उनके अपने बेस में से लोग बहुत नालायक हैं हम्म। कि भाई आपने ये क्या किया है। यहां नॉन तक के अरब्स। बहुत हाँ, नॉन मतलब अरब्स मैं भी। अरब, हाँ नॉन अरब्स भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिशनल लेफ्ट, प्रोग्रेसिव लेफ्ट है यहाँ पे, कि जिसने खुलकर इसराइल की तनकीद की है गुज़श्ता 1 सालों में और मुजाहरे किए हैं एंड व्हाट नॉट, वो लोग नाला हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये पार्टी डिसरे में है। हम अक्सर ये कहते हैं कि जीओपी को क्या हो गया, रिपब्लिकन पार्टी को क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरी पार्टी पे कब्जा कर लिया है, वो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स किधर चले गए, तो ये पार्टी जो है वो खत्म हो गई। तो ये एक तासुर जो है आम लोगों के अंदर है, अमेरिका के अंदर भी बाहर भी। हम्म। लेकिन हकीकत ये है कि आई थिंक कि वो जो प्रोसेस से गुजरना था रिपब्लिकन पार्टी ने, वो गुजर गई है। ओके। अब ये पार्टी जो है इसके अंदर एक इजमा आ चुका है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पैराडाइम है कि जी चेंज आना चाहिए, जिस तरीके से हम जो है हुकूमत करते रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, डोमेस्टिकली उस तरह नहीं चल सकता मामला। उस पे मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर और जो कंजर्वेटिव वोटर है, और मैं समझता हूं कि सेंट्रिस्ट वोटर भी एग्री कर रहा है, जिस जो हम जो ये जीता है इलेक्शन जिस तरीके से, यानी उन इलाकों में भी पेशरफ्त हुई है जो कि ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक इलाके हैं, बड़े बड़े शहर। ठीक है, तमाम सेवन स्टेट्स जीत गए हम। हाँ, और मतलब आप देखिए न्यूयॉर्क जैसा शहर, ठीक है डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क से है, लेकिन न्यूयॉर्क में अमूमी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक सेंटिमेंट है जो हमेशा से रहा है। इस दफा फ्लोरिडा जो है फ्लोरिडा में इमिग्रेंट नहीं वो वोटर्स, होते ज्यादातर ज्यादातर, मतलब उनकी बेस, अभी उनकी पॉलिटिकल बेस बड़े अरसे से फ्लोरिडा नहीं है। फ्लोरिडा है, लेकिन वो न्यूयॉर्क से रहे हैं ना। लेकिन न्यूयॉर्क में उनकी गैर मकबूलियत थी क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है या उनका कंजर्वेटिज्म है वो न्यूयॉर्क की लिबरलिज्म के साथ जेल नहीं करता। लेकिन एग्जैक्टली। उसके बावजूद इस दफा उन्होंने बहुत पेशरफ्त की है। यानी आप यानी ब्लैक वोट्स को ले लें, मेल्स, इसी तरीके से आप हिस्पैनिक वोट्स ले लें जो लातीनी हैं लोग, आप इमिग्रेंट्स को ले लें, यहां तक कि एक ग्रोह मुसलमानों का खुलकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स किया इलेक्शन से कुछ दिन पहले। उसकी वीडियो शायद आपने देखी हो या ना देखी हो, वो खुलकर सामने आया, उन्होंने कहा कि ये शख्स कह रहा है कि हम मैं अमन लेके आऊंगा, हम इसके साथ खड़े हैं। तो ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये कहना कि जी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गैर मकबूल है या ये है, ये अब इस बात को रिविजिट करने की बड़ी सीरियस जरूरत है। अब तो मतलब खुलकर डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स भी कह रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। यहां तक कि जो सीएनएन है, जो प्रो लिबरल जो है वॉइस है सबसे बड़ा, वहां पे लोग आके जो कि मतलब अदरवाइज एंटी ट्रंप वॉइसेस हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमने जो है वो मिडिल अमेरिका को इग्नोर किया है। और जो है ये जो एक तरह से यूं समझिए कि लोग ये कह तो नहीं रहे, लेकिन बहुत बड़ा तबका जो इंटेलिजेंसिया का है वो अपने ही प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया है कि वो बिलीव करने लग गए कि भाई अगर हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या नाम है गैर मकबूल है, तो इसका मतलब है कि वो है। लेकिन हकीकत तो कुछ और थी जो कि इलेक्शन के सामने आ गई। अच्छा, आपको यूं लग रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे ये फर्स्ट टर्म से मुख्तलिफ होंगे या वही उसी की फोटोकॉपी होगी? क्योंकि मैंने उनकी पहली स्पीच सुनी जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच की है, वो उनकी पिछली विक्ट्री स्पीच की निस्बत काफी काफी बैलेंस थी। मतलब इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी, ठीक है, बड़ी नहीं थी तो कोई उन्होंने ऐसी बात भी नहीं की जो आउटरेजियस हो। देखें पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल लर्निंग का। तो कोई भी एक्टर पॉलिटिकल जो है वो वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है, ऐसा नहीं है कि कुछ सीखता नहीं। हम्म। कुछ लोग ज्यादा सीखते हैं, कुछ कम सीखते हैं, डिपेंड करता है जो है ना एक्टर के ऊपर, आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन पॉलिटिकल लर्निंग होती है और यहाँ पे भी हुई है। और मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ लेवल्स पे हुई है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले टर्म में ये खदशा था कि भाई ये जो लोगों को मैंने अपॉइंट किया है, क्या ये वाकई मेरे साथ हैं, या फिर ये है कि कल को मेरे लिए जाके प्रॉब्लम्स करेंगे। इसी वजह से आपने देखा हम्म। कि बहुत सारे लोगों को फारिग किया गया, बहुत सारी पोजीशंस खाली रहीं बड़े अरसे तक टर्म वन में। अब मैं समझता हूं कि इस दफा वो बेटर प्रिपेयर्ड हैं और उनके जो मुशीर हैं वो भी बेहतर हैं।
और उन्होंने अपना होमवर्क किया। पिछली दफा तो ये भी था ना कि पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, मतलब तमाम जो कन्वेंशनल विजडम था वो ये कह रहा था हिलरी क्लिंटन जीतेगी, एग्जैक्टली। लेकिन नहीं जीती। ठीक है ना। और इस दफा कन्वेंशनल विजडम ये था कि जी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप कैसे जीत सकता है, क्योंकि ये तो जनवरी 6 हुआ और देखें कितना जो है इसके करप्शन केसेस हैं और ये है और वो है। लेकिन वही बात है कि आप आवाम के परसेप्शन की निगाह से अगर देखें तो हकीकत मुख्तलिफ नजर आएगी आपको। सर, अभी इस इलेक्शन के ही अगर मैं रिजल्ट को देखूं तो रिपब्लिकन सेनेट जीत गए, हाउस जीत गए, व्हाइट हाउस जीत गए, पॉपुलर वोट्स में भी वही जीत गए। ये इतनी बड़ी जीत से डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन इन 4 सालों में क्या कुछ बहुत बड़ी ऐसी तब्दीली लेके आ सकते हैं जो इनको मुस्तकबिल में बहुत फायदा दे, या जैसा देखें कि आई थिंक, जी जी ये बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। यही इस चीज पे अब हमें फोकस करने की जरूरत है। देखें अमेरिका का जो मौजूदा निज़ाम है, जो रियासती ढांचा है, उसके काम करने के तरीक़ेकार हैं, कैसे फॉरेन पॉलिसी की आउटलुक, डोमेस्टिक पॉलिसी की आउटलुक, वो बहुत हद तक जो है उसी जो है रवश पे चल रही है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाई थी एफडीआर ने। उस हम्म, वक्त एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आया जिसके जो उस जमाने में 4 टर्म्स जिसने गुजारे, चौथी टर्म में वो जो है वो अपना डेथ गुजर हो गई। गए। लेकिन ये है कि उस जमाने में जो चीज बनाई गई, जो रियासती ढांचा बनाया गया, वो आज तक चल रहा है। लेकिन तारीख से हमें यही पता चलता है कि इससे पहले भी दो अदवार गुजरे हैं। दो दफा जो है वो एक जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल साइकिल शिफ्ट हुआ है। हम्म, पहला साइकिल शिफ्ट हुआ था सिविल वॉर में, दूसरा साइकिल शिफ्ट हुआ था जब एफडीआर आए और ग्रेट डिप्रेशन के बाद उन्होंने एक न्यू डील दी। और जो है ये जितने आपको इदारे नजर आते हैं ये उस जमाने की जो है इन आर्किटेक्चर है। अब नया दौर है। अब पोस्ट कोल्ड वॉर को भी गुजरे हुए जो है 35 साल होने लगे हैं। एआई का दौर है, इंटरनेट, अपना सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, हालात कंप्लीटली तब्दील हो चुके हैं। कनेक्टिविटी ग्लोबल लेवल पे बहुत बढ़ चुकी है। दुनिया के अंदर जो है वो अफरा तफरी ज़्यादा है। वो रियासतें जो मार्ज वजूद में आई थी अपना पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद, वो जो है उनमें से बहुत सारी जो है वो फेल हो रही हैं। हम्म, और वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स उभर के सामने आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, बहुत सारे जो हम, और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि इंफॉर्मेशन का जो वॉल्यूम है वो दुनिया के अंदर इस कदर बढ़ चुका है कि वो इंसानी जो जहन है वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, इतना ज्यादा है। और exactly। फिर प्रोपेगेंडा बहुत है, फेक न्यूज बहुत है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो है आपको ये नहीं पता चल रहा कि सच क्या है झूठ क्या है। तो आई थिंक इस दौर के लिए अब जरूरत है कि अमेरिका अपने जो तरीकाकार हुकूमत का तरीकाकार है, जो रियासती ढांचा है, उसके अंदर तब्दीली लेके आए। मैं समझता हूँ वो तब्दीली की शुरुआत इन 4 सालों में होगी। बड़ी पेनफुल होगी। बहुत सारे लोग बहुत एतराज करेंगे कि जी देखें ये क्या हो गया, ये जुल्म कर दिया, वो उनको निकाल दिया, वो पुराने तरीके थे, वो सब जो, क्योंकि यही चीज जो स्टेटस को की फोर्सेस होती हैं ना, जी। वो माजी में जीती हैं। वो हम्म, माजी से जुड़े हुए होते हैं। वो खुद क्रिएटिव नहीं होते। कोई हम्म, क्रिएटिव होने की कोशिश करता है, ये नहीं कि जो क्रिएटिविटी कर रहा है वो कोई सही काम नेसेसरली कर रहा है, हम्म, लेकिन उसको रिएक्शनरी तौर पे उसको पुश बैक मिलता है हम्म, जो है रियासती ढांचे से। मतलब हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है जो पाकिस्तान की है। ठीक है। exactly। तो मैं इस चीज को जो है ना सेपरेट करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी एक एस्टेब्लिशमेंट है ना, एक ब्यूरोक्रेसी तो है ना। और वहाँ पे लोग जो हैं कि मफादात हैं लोगों के, जो है नौकरियां हैं, तरीक़ेकार हैं काम करने के। चेंज इज नॉट समथिंग जो लोग वेलकम करते हैं, लेकिन चेंज नागुजीर हो जाए, किसी ना किसी को ट्रिगर पुल करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि ये अब हम चेंज देखेंगे और बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा। लेकिन इन 4 सालों में मैं नहीं समझता कि ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसको मजीद 8-10 साल लगेंगे। तो 2028 का जो इलेक्शन होगा ना, वो बहुत अहम होगा। ओके, और उसके बाद यकीनन डोनाल्ड ट्रंप तो उसमें नहीं होंगे। मुझे सर ये बताइए कि यूरोप में इनकी जीत के फौरी बाद बुदापेस्ट में जो 50 नेशंस का इजलास हुआ, एक सेंटिमेंट मुझे उनकी खबरों में फील हुआ कि वो ये फील कर रहे हैं कि हमें अपनी सिक्योरिटी को अमेरिका से इस तरह से अलग करना पड़ेगा कि हम मुकम्मल अमेरिका पे डिपेंडेंट ना हों, क्योंकि अगर कल को अमेरिका में कोई और प्रेसिडेंट आता है, पॉलिसी तब्दील होती है, तो हम क्या करेंगे। क्या यूरोप अब अपने टेबल से सिक्योरिटी
अपने पास लेके आएगा या अभी अमेरिका के पास रखेगा? कुछ ऐसा बड़ा चेंज आएगा डोनाल्ड ट्रंप के बाद? देखिए, चेंज तो जरूर आएगा, लेकिन वो चेंज क्या है वो अभी कुछ क्लियर नहीं है किस हद तक। क्योंकि देखें, कैंपेन ट्रेल पे जब आप जो है वादे कर रहे होते हैं लोगों के साथ और अपने बयानात सियासी दे रहे होते हैं, तो उनका नेचर जो है बड़ा फर्क होता है एक्चुअल पॉलिसी डिलीवरेबल्स के साथ। हम्म। तो उनको मार्ज वजूद में लाना, ऑपरेशनलाइज करना एक स्किल होता है कि जो बहुत सारे सदर जो हैं सो दूर नहीं कर पाते। हम्म। और ये डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर पाए। उन्होंने माजी में बहुत सारी ऐसी बातें की कि जी मैक्सिको में हम वॉल खड़ी कर देंगे मेक्सिको के बॉर्डर पे और वो मैक्सिको पे करेगा। इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन वो हकीकत से दूर होती हैं। जहां तक आपके इस इशू का सवाल है यूरोपियन सिक्योरिटी का, देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने डायग्नोज किया प्रॉब्लम को मेरे नजदीक बहुत सही तरीके से कि वो दौर जाता रहा कि जहां कोल्ड वॉर थी, हम्म। कि सोवियत यूनियन था और वगैरह वगैरह। और फिर ये है कि वक्त के साथ साथ जो वादे किए गए थे जब नेटो बनी थी, वो वादे पूरे नहीं हुए। एग्जैक्टली। क्योंकि उन्होंने कहा जी कि कुछ भी करना है अमेरिका की तरफ देखो, अमेरिका बेल आउट कर देगा, अमेरिका जो आएगा। क्योंकि एक आदत बनी हुई थी ना कि दूसरी जंग अजीम हुई, पहली जंग अजीम हुई, दोनों में अमेरिका ने बेल आउट किया यूरोप को। फिर एग्जैक्टली। कोल्ड वॉर में भी अमेरिका ने प्रोटेक्ट किया। तो अब अमेरिका के अंदर जो है वो हालात बदल चुके हैं। यूरोपियन यूनियन मार्ज वजूद में आ चुकी है, जर्मनी प्रॉस्परस है, फ्रांस प्रॉस्परस है, वो वाले हालात नहीं रहे। तो एग्जैक्टली। ये कहना वोटर का, ये डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया नहीं है हम्म। सिर्फ। एग्जैक्टली। यानी कि वो खुद से नहीं, उन्होंने कहीं गढ़ लिया है, बहुत लोग बड़े अरसे से कह रहे हैं। और वोटर के लिए ये बात सेंस बनाती है जब वोटर देखता है कि यार, मैं अपने गांव से निकलता हूं तो मेरा जो ब्रिज है उस पर रिपेयर होने की जरूरत है। ठीक हम्म। है, तो पैसे हम क्यों भेज रहे हैं उधर? अब वो एक एग्जैक्टली। अलग बात है कि जी वहां पैसे भेजने की जरूरत है, लेकिन एक आम वोटर तो यही कहेगा ना। एग्जैक्टली। तो जब वोटर का सेंटिमेंट जो है वो बदल चुका है, और वो कहते हैं कि जी, और फिर यहाँ पे ये कहा जाता है जी कि ये आइसोलेशनिज्म है। आई डोंट थिंक ये आइसोलेशनिज्म है। आई डोंट थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कहेगा कि हाँ भाई, जैसे उसने अपने बयान दिया था कि जी मैं आपको रशिया के हवाले करता हूँ और वो जो चाहे आपके साथ अशर करे। तो वो इस तरह के बयान सियासी होते हैं, इनमें हकीकत नहीं होती। वो बेसिकली ये कह रहा है कि आपने 2% अपने जो है ना जीडीपी का कहा था कि आप उस पे जो है नेटो की तरफ डालेंगे, आपने नहीं डाला। अब डालें आप। हम्म। ठीक है, मैं नहीं समझता कि नेटो खत्म होगा या जो है अमेरिका का यूरोप के साथ इलाहा खत्म होगा। आई थिंक तब्दीली आएगी, बर्डन शेयरिंग। हम्म। जो कहते हैं ना कि हैवी लिफ्टिंग अमेरिका ही क्यों करे। तो एग्जैक्टली। ये आई थिंक इज गोइंग टू चेंज। और ये फिर एक इसके अंदर जियोपॉलिटिकल सेंस भी है कि हम्म। ये वॉर जो है यूरोप की वॉर है। ठीक है, एग्जैक्टली। और यूरोप अब वो उस तरह बदहाल नहीं है कि जब फ्रांस पे कब्जा हो गया था, थर्ड राइक का, नाटसी जर्मनी का, और सोवियत यूनियन पे भी हमला हो चुका था, यूरोप पे कब्जे, मुख्तलिफ मुल्कों पे कब्जा था, या उससे पहले पहली जंग अजीम में जो है बुरी हालत थी बरतानिया और फ्रांस की, तो जो है अमेरिका को आना पड़ा। अब नहीं है, अब प्रॉस्पेरिटी है, अब आप अपना खुद भी तो कुछ करें ना। हम्म। और फिर यह कि अमेरिका के पास तो और इश्यूज है ना। अब रशिया उस तरह का थ्रेट नहीं है जिस तरह का चाइना चैलेंज पेश कर रहा है। तो हर जगह एग्जैक्टली। तो अमेरिका नहीं हो सकता ना। अमेरिका को अपने रिसोर्सेज को किसी तरीके से बैलेंस आउट करना है। बहुत रैशनल तजिया किया आपने कि चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से एक स्टेटस को से मुसलसल चलाई जा रही थी, उसमें बहुत सी खामियां आ चुकी थी जिन्हें कोई एड्रेस नहीं कर रहा था। और आखिरकार फिर एक डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी ने आके उन सबको इतना एक्सप्लॉइट किया कि अब आपको चेंज करना ही पड़ेगा, उस तरह चल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह बार बार आपको पता है ज़ेलेंस्की के खिलाफ गुफ्तगू की, यूक्रेन के खिलाफ बात की, कि मैं इनसे, जैसे जिसका आपने भी इशारा दिया कि उन्होंने कैंपेन में बात की, लेकिन एक बात तो वेरी क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के बिल्कुल हमायत में नहीं है। वो प्यूटन को बड़ा एक स्मार्ट पॉलिटिशियन समझते हैं। तो आपके ख्याल में वो क्या अब चेंज करेंगे? जो $60 बिलियन इन्होंने अप्रूव किए हैं अमेरिका ने, और कुल मिला के $100 बिलियन के ऊपर, ये वो इसको जाने देंगे यूक्रेन, या कोई ऐसी डील करेंगे जिसमें यूक्रेन की शिकस्त का तासुर ना आए? जो सेकंड ऑप्शन आपने बताया उसकी तरफ जो है झुकाव होगा। मुझे अगर आप 1-2 मिनट दें, मैं आपको एक्सप्लेन जी। करता हूँ। जी। जी बिल्कुल। देखें, ये बात डेमोक्रेट्स भी जानते हैं और मानते हैं, कहते नहीं हैं, हम्म। क्योंकि उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन डिफरेंट है। जी। देखें, स्टेटस को जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, जो कि एक
जिसे कहते हैं पुरानी थिंकिंग है, वो यही है कि जी बस अमेरिका जो है वो पहुंचे, अगर वरना तो रूस खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है, और डेमोक्रेट्स भी अंदरूने खाना ये डिस्कस करते हैं, बाइडेन इंतजामिया ने भी जो है नेगोशिएशंस किए हैं, रीच आउट किया है अपना रशिया के साथ, कि देखें वो भी जानते हैं कि कब तक, हम्म, कितने सालों तक हम ये पैसे देते रहें, जिस और कब हमें, और फिर ये बताइए कि कब हमारे इस पैसे देने से आप अपने इलाके कब वापस लेंगे। एग्जैक्टली, दिस इज द 5 साल क्वेश्चन। लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 3 लगेंगे, जितने भी लगेंगे ये बताएं कितने लगेंगे, और हम्म, फिर वो सबूत दें ना। हम्म, रियलिटी ये है कि ये एक स्टेलमेट है, ना रूस मजीद आगे बढ़ पाया है किसी खातर ख्वाह तरीके से, गो कि अब कुछ महीनों से वो उसने कुछ पेशरफ्त की है, कुछ गांव, छोटे मोटे कस्बे वगैरह, टाउन्स लिए इंचेस हैं। हैं, इंचेस हैं। हाँ, लेकिन हकीकत यह है कि ना ही यूक्रेनियन फोर्सेस वो इलाके जो रूसी फौजों ने कब्जा कर लिया है वो वापस ले सकते हैं, और ना ही रूस जो है पूरी तरीके से हड़प कर सकता है यूक्रेन को, ये नहीं हो Exactly, सकता। तो ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डील होनी है। हम्म, ठीक है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह सकता है, क्योंकि उसके जो सियासी सपोर्ट है हम्म, वो नहीं है कि जो लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी और इस तरह वो जो है एक रियलिस्ट किस्म के लोग हैं उसके वोटर्स, और वे उनको तो मतलब बहुत सारे उनके वोटर्स ऐसे हैं कि जिन बेचारों को जो है यूक्रेन के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं होगा। हम्म, अगर उनसे पूछें कि भाई आप यूक्रेन नक्शे पे यूक्रेन बता दें, तो शायद वो भी, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उम्र रसीदा हैं कि जो नहीं बता सकते। ठीक है, तो जी, उनके वोटर के लिए ये इशू नहीं है, उनका वोटर का इशू ये है हम जो है जंग ना लड़ें। देखें, अमेरिका के अंदर एक कल्चर है जिसको समझने की जरूरत है। अमेरिका जो है वो कोई ऐसी जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता कि जहां पर क्लियर कोई अमेरिका को थ्रेट ना हो। हम्म, 9/11 का के बाद जो हुआ वो इस वजह से कि अमेरिका पे हमला हुआ था। एग्जैक्टली। दूसरी जंग अजीम में जब जापान ने हमला किया पर्ल हार्बर पे, तो फिर अमेरिका ने उसमें जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे छलांग लगाई। ठीक है, हम्म, एशिया थिएटर में। यूरोप में तो कर ही रहे थे, लेकिन एशिया थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ। जी, जब तक, और फिर देखें कितनी जल्दी जंगें बासी हो जाती हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। ठीक है, वही लोग जो कि 9/11 पे कह रहे थे कि हाँ जाओ 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 उनको जो है ना मतलब खत्म करो अलकायदा को और तालिबान को, वो कुछ 4-5 साल के बाद कहने लगे यार ये क्यों हो रहा है। वही वोटर कहने लगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको पेशरफ नजर नहीं आई। ये वही मुल्क है कि जिसके अंदर वियतनाम वॉर के ऊपर इस कदर तूफान बरपा हुआ था कि भाई क्यों वहां हम्म, उधर क्यों जंग लड़ रहे हैं हम बैठे हुए। हम्म, तो यही आर्ग्यूमेंट अब यहां पर है, यहां पे सेंटिमेंट जो है वो अमेरिका के रिसोर्सेज को लेके वो जो है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और हम्म, मैं समझता हूं कि डील होगी, वो हम्म, डील जो बाइडेन इंतजामिया नहीं कर सकती थी वो ये डील करेगा। और जो है वो कहेगा कि हाँ, और दूसरी बात जहां तक है वो कहना कि जी अक्लमंद आदमी है। देखें, किसी भी स्टेट्समैन के लिए या स्टेट्स वुमन के लिए, किसी भी सियासी एक्टर के लिए, जियोपॉलिटिकल एक्टर के लिए अपने हरीफ को अंडर एस्टिमेट करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। एग्जैक्टली। कि अगर आप समझें कि वो जो है वो पुतिन तो बस जालिम है और वो तो उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो अंधा लगा हुआ है, तो वो आप अपने जो है शिकस्त के रास्ते पे चल पड़ते हैं। एनिमी को, एडवर्सरी को आपको रिस्पेक्ट देनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे आप फिर उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे। अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर वो आपका नुकसान करेगा, फिर आप कहेंगे ये कैसे हो गया। हम्म, तो रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसको जो है ना पसंद करें, पसंद करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू नहीं रिस्पेक्ट का देंगे। मतलब ये है कि आप उसको भी एक रैशनल एक्टर समझें, हम्म, उसके इम्पेरेटिव्स को समझें, हम्म, उसके कंस्ट्रेंट्स को समझें कि वो क्या कर सकता है और हम्म, क्या वो करना चाहता है, उसका फर्क समझें। तब जाके आप जो है किसी कोई ऐसी पॉलिसी तरतीब दे सकते हैं जो सेंस बनाती है। बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया इस जंग का, यूक्रेन का, और मुझे भी यही लग रहा है कि इसको वो खत्म करेंगे, लेकिन जैसे भी खत्म करेंगे उसमें ये तासुर लाजमी आएगा कि रशिया जीत गया है, क्योंकि डॉनबास और लुहानसिक और वो सारे रीजन, क्रीमिया, बहुत पुरानी बात है, इनमें से कुछ भी रशिया वापस नहीं करेगा। अच्छा, मुझे इसमें सिर्फ एक एक सवाल छोटा सा, और फिर मैं आगे चलूंगा, कि जो रूस का सबसे बड़ा मसला है कि यूक्रेन को आपने नेटो का पार्ट नहीं बनाना, ये वो है बेसिकली सबसे मुश्किल सवाल जो डोनाल्ड ट्रंप को हल करना है। क्या ख्याल है आपका इस पे? क्या कर सकते हैं? जंग बंद देखें, करना से मुश्किल सवाल है।
जी ये जरा पेचीदा सवाल है, लेकिन इसमें एक चीज मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। जो लोग कहते हैं कि जी यूक्रेन जो है वो नेटो में आ रहा था तो इस वजह से रूस ने छलांग मार दी। यूक्रेन, रूस को भी पता है कि यूक्रेन नेटो में अभी आने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन के हालात ऐसे नहीं है कि उनको कल दावत दें तो वो आ जाएंगे। उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स उस तरह इवॉल्व नहीं हुए हुए, उनको वक्त लगेगा। लेकिन रूस को जो खतरा वो ये है कि मेरे डोर स्टेप पे एक जमहूरियत पनप रही है। हम्म, हमारा जो निज़ाम है वो उस निज़ाम का क्या बनेगा? आज जो है लोग अगर दोनबास में लोग खड़े हो जाएं हम्म, कि जी हमें तो मतलब जो रशियन है, जो मतलब एथनिकली रशियन है, वो खड़े हो जाएं और कहें जी कि वो तो हम तो अपने लीडर को इलेक्ट करेंगे। हम्म। तो जो बॉर्डर के उस पार कर्स्क के अंदर या किसी और रूसी जो इलाके हैं उन इलाकों के अंदर एस्टोनिया जो वगैरह है में, ये बात। जी इवन एस्टोनिया वगैरह में, हाँ, जहाँ पर एस्टोनिया रशियन वगैरह में है। तो हो चुका है ना। हाँ, वो तो हो तो चुका है। वो तो एग्जैक्टली। बाल्टिक स्टेट्स तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है रशियन अगर एथनिसिटी जहाँ जहाँ है वहाँ ये सेंटिमेंट आ रहे हैं। आ रहे हैं, लेकिन रूस की टेरिटरी के अंदर अगर आ जाए तो फिर हम्म, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हम्म, ये मैं समझता हूं कि ज्यादा बड़ा खतरा है हम्म। तो इसको करेंगे बनिस्बत क्या? इसके, कि बनिस्बत डोनाल्ड इसके ट्रम्प कि कहीं। जी डोनाल्ड ट्रम्प क्या वादा कर सकते हैं कि हम इसको नाटो में नहीं लेंगे? आई थिंक कि जो है वो ये डिस्कशन हो सकता है, अग्रीमेंट हो सकता है कि इसको हम बफर स्टेट के तहत पे रखें। क्योंकि हकीकत यही है ना कि रूस के लिए भी बफर है। देखें, हम्म, असल में मुहिम्मा क्या है? मुहिम्मा ये है, जहां रूस को खतरा है कि मगरिब उनके दरवाजे पे खड़ा है। हम्म, अगर यूक्रेन जो है रूस के हवाले कर दिया जाए तो फिर वो हम्म, पोलैंड के दरवाजे पे खड़ा है, रोमेनिया के दरवाजे पे खड़ा है, मगरिब के दरवाजे पे खड़ा है। हम्म, तो कहीं बीच का कोई रास्ता निकालना है ना, तो हम्म, बफर स्टेट ही जो है ना हो सकता है। तो होगा यही कि जो है वो कहेंगे कि जो है जहां लाइन है वहां पे जो है हम, जैसे हम्म, हम जंगों में होता है। अब आप हम्म। देखें 1947-48 अड़तालीस की जंग में कश्मीर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको ना हम कभी इधर ले जा सके हैं ना इंडिया इधर ले जा सका है। वहीं एग्जैक्टली। का वहीं है ना। जी, स्टेटस को तो जी। मैं समझता हूं कि यही होगा, यही हकीकत है। मसला ये है कि जब आप आइडियोलॉजी में आ जाए ना, अब आप अपने आप को अलंबरदार जमहूरियत का बना लें और ह्यूमन राइट्स का और वगैरह वगैरह का बना लें, तो फिर आपके लिए इस तरह के सौदे करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, हम्म, पॉलिटिकली कॉस्टली हो जाता है। हम्म, डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉलिटिकली कॉस्टली नहीं है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये पॉलिटिकली बड़ा फीजिबल है। इनफैक्ट उसके लिए पॉलिटिकली ये उसके फायदे में, वो कहेगा, उसने क्या कहना है? उसने कहना है कि देखो मैंने कहा था कि ये सदा की जंगें जो हैं, फॉर एवर वॉर्स, मैं खत्म करूंगा, मैंने करके दिखा दी। मैंने कर दी, और तो अमेरिकन कहेंगे कि आप, पब्लिक के लिए इट्स एनफ। अमेरिकन पब्लिक के लिए इट्स एनफ। अमेरिकन पब्लिक जो है कह रही है भाई हमारे बड़े इश्यूज हैं, स्कूल्स के इश्यूज हैं, इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, मतलब बहुत सारे हेल्थ केयर के इश्यूज हैं, उनको डील करो ना यार, नहीं बजाय सर, इसके कि आप जो है एक नई जंग में जा रहे हैं। अच्छा, क्या उनकी यही अप्रोच गजा इसराइल में जो इस वक्त जंग जारी है, अब इस वक्त पॉइंट पर उसको पता नहीं जंग कहना भी चाहिए कि नहीं, इस वक्त वन साइडेड जो वहां पर हमले हो रहे हैं, हमास भी कर रही है लेकिन जाहिर है उसका स्केल बहुत छोटा है, तो वो इस जंग को कोई कोई टर्न दे पाएंगे? क्योंकि इसराइल के साथ उनकी खास मोहब्बत भी है, नेतन्याहू के साथ, फिर उनका दामाद भी वहां बिजनेस वगैरह करता है। उनका एक और दामाद जो है, एक और बेटी का खामन जो है वो लेबनीज है। अच्छा, ओके। तो वो सर, मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ भी कोई रैशनल फैसला ले पाएंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से ठंडा किया जाए कि इंसानी हकूक की भी बहुत पामाली ना हो, और ये जंग दोबारा भी फिर इस तरह फूट ना पड़े? देखें ये यहाँ थोड़ी पेचीदगी है, और वो पेचीदगी जो है ईरान के हवाले से है। हम्म, अ, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सीज फायर का ताल्लुक है, तो ऐन मुमकिन है कि जो ही जो है मतलब ये मार्च अप्रैल का वक्त आएगा तो हमें कोई सीज फायर की तरफ जाते हुए हम नजर आएंगे। हम्म, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने ज़्यादा वक्त, अपने 4 साल हैं उनके पास, ठीक हम्म, है, वो ज़्यादा अरसा इस चीज़ को डील नहीं करना चाहते हैं। उनके और इश्यूज हैं जो हम्म, वो जिसके ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि देखें जब आपकी उम्र 78 साल हो जाए, ठीक है, और आपने इतना बड़ा मैंडेट लिया हो, और फिर आप जो है के पास सिर्फ 4 साल हो, और अब आप लेगेसी के बारे में सोच रहे हैं, तो हम्म, आप चाहते हैं कि आप कुछ करके जाएं। चाहे आप मतलब किसी किस्म के भी आदमी हो, लेकिन आप अपनी लेगेसी के बारे में सोच रहे होते हैं।
तो क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि यार जो बाइडेन मुसीबत में पड़ा हुआ था वो मुझे मिल जाए? हम्म। नहीं ना। तो नहीं। इसी वजह से हमने वो बयान देखे हैं उनकी तरफ से कि जो कुछ करना है जल्दी करो, हम्म। ये मतलब ये जंग खत्म करो। यानी हम्म। नेतन्याहू को उसको यही है ना कि हाँ भाई, मैं समझता हूँ कि तुम्हें कुछ काम करने हैं, जल्दी करो, क्योंकि जब तक मैं दफ्तर में आऊं ये मसला नहीं होना चाहिए। ये उससे कहा है। ये उसने कहा। उसी हम्म। तरह से उससे पूछा गया कि अच्छा, क्या अगर आपको डील करनी पड़े ईरान के साथ तो आप कर देंगे? उसने कहा हाँ, मैं कर लूंगा। जो कि मतलब लास्ट अगर डील टाइम। करनी, हाँ, ये भी उसने बयान खुल कर दिया है बैठ के। हम्म। तो मसला ये है कि लॉबीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, थिंक टैंक्स होती हैं जिनका कोई रुझान होता है किस तरफ, और वो पुश कर रही होती हैं सदर को, लेकिन सदर पुश बैक करता है। आप देखें, पिछले दौर को देख लें, फर्स्ट टर्म में जॉन बोल्टन जो है, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और कई ज़माने से जो है वो अपना आला ओहदों पे फायज रहे हैं, वो एक ईरान को लेके हॉक हैं ठीक है। ठीक है। उनको उन्होंने खुल के फायर किया हम्म। और खुलकर कहा कि अगर जॉन के बस में हो तो हम कल ईरान से जंग में चले जाएं। हम्म। इस वजह से मुझे उसको निकालना पड़ा। ठीक। ठीक है ना, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कि इसराइल के साथ भी है, हम्म। अरब ममालिक के साथ भी है, हम्म। पाकिस्तान के साथ भी उसके ताल्लुकात आपने देखे थे। इमरान खान जब हुकूमत में थे, शुरू में उन्होंने क्या बात की, ट्वीट कर दिया कि पता नहीं और पाकिस्तान में ऐसे हुआ कि क़यामत आ गई, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जो है वो ताल्लुकात भी बना लिए। एक बिजनेसमैन जो है वो आइडियोलॉजिकल नहीं होता, उसको एग्जैक्टली। डील करनी है। हम्म। और बिजनेसमैन अगर सियासतदान बन जाए, उसको वही डील करनी है जो उसने अपने कारोबार में करनी होती है। तो मैं समझता हूं कि डील होगी, लेकिन हम्म। मुश्किल होगी। शुरू में ईरान पे दबाव डलेगा कि ईरान को जो है, क्योंकि ईरान जारहाना कार्रवाई कर रहा है ना। ये जी। मतलब हर मुल्क में वो ईरान ने अपने आप को जो है इंसर्ट किया हुआ है। इराक हो गया, यमन हो गया, लबनान हो प्रॉक्सीज गया, हैं। प्रॉक्सीज हैं। तो वो उसको पुश बैक करना है, उसको कहना है कि हाँ भाई, क्योंकि जंग क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या होती हैं। दूसरी साइड को आमादा करना कि मेज पे आने के लिए, कि बात करो, इन टर्म्स पे बात करो। और दूसरी साइड क्या कर रही होती है, वो जारहाना कार्रवाई के थ्रू वो भी चाहती है कि उसके टर्म्स पे डील हो। एंड पे एक एक्विलिब्रियम आता है, और उस एक्विलिब्रियम, मैं समझता हूं कि जो है इस वक्त जो होगा वो ये है कि अ, किसी तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर को जो है एक ताला लगाया जाए, यानी फॉर अ लैक ऑफ बेटर टर्म, कि उसको कंटेन किया जाए। कि वो उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी जो जारहाना ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, मिलिटरली स्पीकिंग, उनको जो है वो एक चेक में रखा जाए। और इसी तरीके से और जहां तक हमास का ताल्लुक है, जाहिर है वो भी एक सोशल मूवमेंट है, पूरी तरीके से उसका कला कमा नहीं हो सकता, लेकिन वो दोबारा गजा में हुकूमत में ना करे। मसला ये है कि लेबनान में शायद डील ज्यादा जो है पायदार हो जाए। गजा की डील में मसाइल हैं, क्योंकि गजा एक इंटरनल मैटर है इसराइल के लिए। और गजा जो है, क्योंकि फलस्तीन कोई मतलब एक रियल मुल्क तो नहीं है ना, एक ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। तो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आ जाती हैं। हम्म। जबकि लबनान जो है वो तो एक सॉवरन स्टेट है, ठीक है, वहाँ के प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी जंगें होती हैं और ये होता है, लेकिन वो मुल्क दूसरा है। एग्जैक्टली। वो ये नहीं आप कह सकते। ये जैसे ऐसे ही है कि जैसे जो है अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कुछ जो है आज से 2019 में कहा कि जी वो हम जो हैं वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरीज बना रहे हैं, और वो जो है रिवोक कर रहे हैं इनका ऑटोनमस स्टेटस। क्यों? क्योंकि हमारा अंदरूनी मामला है, क्योंकि उनके मुल्क पे वो मतलब दुनिया में वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एग्जैक्टली। लेकिन वो उनके लिए एक डोमेस्टिक इशू था। इसी तरीके से पाकिस्तान ने जब ये तय किया कि जो कश्मीर का हिस्सा, जो कि हिस्टोरिकल कश्मीर है, उसका हिस्सा जब 47-48 की जंग में हुआ था, उन्होंने फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरियाज, जिनको अब हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से अलहदा कर लिया। एग्जैक्टली। सो कहने का मकसद ये है कि जब गजा और वेस्ट बैंक का इशू वो अभी सॉल्व नहीं होने वाला, वहां पे मसाइल होंगे। वहां पे गजा में रिकंस्ट्रक्शन और रिलीफ एफर्ट्स पे ध्यान होगा। वो कितना होगा, उसमें भी लेन देन होगी। सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, इजिप्ट और जॉर्डन कितना दबाव डालेंगे, क्योंकि देखिए एंड पे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त नहीं पता कि 6 महीने के बाद वो क्या कर रहे होंगे। ठीक है हम्म। ना। ठीक है।
आ रहे हैं वो कि हाँ भाई नेतन्याहू, तुमने अपना ये काम करना है, खत्म करो, लेकिन जल्दी खत्म करो। लेकिन और साथ ही में वो कहेंगे कि जो मैंने इब्राहिम अकॉर्ड शुरू किया था उसको हम उसके मंतकी अंजाम पे पहुंचाएं। सऊदी अरब कहेगा हम भी करना चाहते हैं क्योंकि हमें भी ईरान से खदशा है, लेकिन ये जो आप जो गज्जा जो है इसका मसला हल करें। या आप उनके लिए खतरा ये है कि क्या अपनी मुनाद। इसराइल की फौज जो है परमानेंट तरीके से तो नहीं वहां बैठ रही। अच्छा सर, हमने ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये देखा था कि डेमोक्रेट्स जो थे वो मुसलसल इसराइल के साथ ही इस इशू पर डील करते हुए, बाकी तो इसराइल के साथ ही थे, लेकिन ह्यूमन ह्यूमन कॉरिडोर पर वो मुसलसल जोर देते थे कि वहां पर इमदाद मुसलसल जाने दी जाए आम गजा के लोगों को, और हमास को अलग करके देखा जाए। उस पे इख्तलाफ किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो ये काम बहरहाल कर रहे थे। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कम से कम इतनी ये वाली चीज जो है इसकी हमायत जारी रखेंगे, या वो ये सब कुछ इसराइल पर छोड़ देंगे कि वो इमदाद अगर जाने देता है तो जाने दे, नहीं जाने देता तो ना जाने दे? देखें, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के सदर हैं, वो इसराइल के वजीर आजम नहीं। तो वो एक हद तक इसराइल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर और ये इशू सदर डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है खाली, ये सदर बाइडेन का भी था और उससे पहले जितने सुदूर आए उन सब का था कि आपका एक एलाय है और वो बड़ा देरीना एलाय है, और वो लड़ रहा है उन लोगों से जो आपके भी मुखालिफ हैं। हम्म। तो लेकिन वो एलाय जो है अब गलत काम कर रहा है। हम्म। तो अब मसला ये है, सवाल ये उठता है कि अब आप उस एलाय से को कैसे डील करेंगे। अगर आप उसके ऊपर विजिबल दबाव डालेंगे तो वो दूसरी साइड को तकवीत पहुंचाएगा। एग्जैक्टली। तो आप और फिर आप जो है दुनिया भर में ये मैसेज भेज रहे हैं कि जी जिस वक्त जो है मतलब मामलात जो है वो गर्म होते हैं ना तो अमेरिका भाग जाता है। हम्म। ये बात अफगानिस्तान में भी जो है मतलब वो एक रेपुटेशन हिट हुई है अमेरिका की। तो अगर आप आज अपने एलाय को, जिसको अंग्रेजी में अमेरिकन जबान में हम कहते हैं थ्रोइंग अंडर द बस, अगर इसराइल को जो है को वो इतना दबाव डाल दें इसराइल पे हम्म। कि फिर आप ताइवान सोचेगा यार जब अगर चाइना मेरे पे चढ़ाई करेगा तो क्या मैं अमेरिका का पे डिपेंड कर सकता हूँ। हम्म। फिर रूस को मैसेज जा रहा है कि जी जो मर्जी करो, हम्म। यूक्रेन क्या पोलैंड में भी घुस जाओ। हम्म। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने तो मतलब एलाइज का सपोर्ट नहीं करना। क्रेडिबिलिटी का भी इशू होता है। फिर हम्म। दूसरी साइड को तकवीत पहुंची जाएगी, तो ये एक बड़ा मुश्किल मसला होता है। एक तरफ आपकी वैल्यूज होती हैं, एक तरफ आपकी ह्यूमन राइट्स की अकदार होती हैं, जमहूरियत होती है, और जो है जो एक तरफ आपके सामने खुली बर्बरियत भी हो रही है। तो उस सब को बैलेंस करना पड़ता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ। और ये इसका कोई अच्छा फॉर्मूला नहीं है किसी के पास भी। तो आपके सवाल की तरफ मैं वापस आता हूं कि मैं समझता हूं कि देखें कोई भी, चाहे वो आज अगर जो है वो भी आ जाती, कामला हैरिस जीत जाती, कोई भी अमरीकी सदर इवन अपने एलआई के थ्रू ऐसा काम नहीं होने देगा कि जो उसको नुकसान पहुंचाए। हम्म। क्योंकि क्या होगा अगर इसराइल को खुली छुट्टी दे देंगे कि जी गजा के अंदर जो है इमदाद पहुंचानी है पहुंचाएं, नहीं पहुंचानी ना पहुंचाएं, ये आपका मामला है। तो फिर क्या होगा, फिर आपके तुर्की के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाएंगे। हम्म। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाएंगे, और आप ऐसे हालात क्रिएट करेंगे कि जो ईरान के हक में, ईरान तो चाहता है कि इस तरह के हालात खराब हों, उसके एलाइज चाहते हैं ताकि वो अपना जो एम्पायर बिल्डिंग कर रहे हैं उसको मजीद तकवीत मिले, मजीद स्पेस मिले, हम्म। और मजीद अंडरमाइन हो अरब रियासतें, मजीद अंडरमाइन हो अमेरिका और मगरब। रूस भी यही चाहेगा, चीन भी यही चाहेगा। तो आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? तो इसका मतलब यह है कि खुली छुट्टी नहीं मिल सकती। हाँ, अब उस खुली छुट्टी का तदारक उसके उसके बरक्स क्या करना है, हम्म। सवाल होता है ये है कि वो क्या होगा। मैं समझता हूँ वो पसे पर्दा डिस्कशंस होंगे, हम्म। और एक क्रेडिबिलिटी का भी इशू होता है। देखें, ओबामा इंतज़ामिया से मामला शुरू हुआ था कि इसराइल और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो खासे डाइवर्ज कर गए थे। अच्छा। और चूंकि बाइडेन इंतज़ामिया ओबामा इंतज़ामिया का एक समझे 2.0 वर्जन था इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उनकी बात मानने के लिए उस तरह तैयार नहीं थे। और फिर कांग्रेस में उनको बहुत सपोर्ट थी, हम्म। रिपब्लिकन्स की तरफ से और डेमोक्रेट्स की तरफ से भी। तो
अब ये है कि अब आपके पास एक सदर है जो कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार तुम इसराइल को जो है वो बेसिकली फरामोश कर रहे हो, कि हम्म। हमें तुम जो हो बेसिकली वो अबैंडन कर रहे हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये बात चल नहीं सकती और एग्जैक्टली। डोनाल्ड ट्रंप ये करना नहीं। लेकिन अगर इस वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, वो अगर कहेगा कि नेतन्याहू ये करना है, नेतन्याहू के पास कोई चॉइस नहीं होगा हम्म। हम्म। कि राइट वो विंग बेनिफिट होता है। हाँ, वो कहेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता और ये तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। हम्म। ट्रस्ट का भी इशू होता है ना, क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट का इशू होता है कि अगर एक शख्स जो है वो आपके आइडियोलॉजिकली आपसे डिफरेंट है, ठीक हम्म। है, उसकी बात चाहे वो एलाई क्यों नहीं है, तो हम्म। उसकी बात आप कब सुनेंगे और आपके पास जो गुंजाइश होगी। देखें, एक ये भी इशू है कि वक्त के साथ साथ उस तरीके से जो इन्हिसार है इसराइल का अमेरिका के ऊपर, वो वैसा नहीं है। हम्म। ठीक है, कम हो रहा है इसराइल ने ज्यादा? कम हो रहा है। ठीक हम्म। है, अभी भी असले की जरूरत होती है, जंगों में असले की जरूरत होती है, पीस टाइम में नहीं होती, क्योंकि उनकी अपनी भी इंडस्ट्री है। ठीक है, वो अपना भी असला बनाते हैं बैठ के, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज भी हैं। बल्कि बहुत सारी तो ऐसा है कि जो इश्यूज हैं वो अमेरिका भी इन्हिसार करता है, उनकी जो डिफेंस टेक जो है इंडस्ट्री है उसकी जो R&D के ऊपर जो है ना वो जॉइंटली भी काम करते हैं, इन्हिसार भी है, दो इट वर्क्स बोथ वेज। कहने का मकसद ये है कि इस गवर्नमेंट के पास ज्यादा वो होगा, एक लेवरेज। लेवरेज होगी कि वो कहें कि हाँ जी यार ये काम नहीं कर सकते। हम्म। देखें, अगर तो हम ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई फलस्तीनी रियासत बनेगी, वो हम्म। उसको भूल जाएं। लेकिन क्या हम्म। फलस्तीन जंग बंदी होगी? बिल्कुल होगी। क्या जो है वो हालात जो है वो फलस्तीनियों के लिए हालात बेहतर होंगे? स्लोली होंगे, लेकिन यह है कि होंगे, क्योंकि वरना वही है कि जो प्रॉब्लम आज सदर बाइडेन जो है ना जिससे ये डेमोक्रेट्स क्यों अपना इलेक्शन हारे हैं, क्योंकि उनका अपना बेस उनके साथ नहीं था। हम्म। हम्म। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप नहीं की था। बेस को तो मेरा नहीं ख्याल उनको इस बात से इशू है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। उनको नहीं है, लेकिन जब कोई चीज मीडिया में आ जाती है ना, हम्म। तो फिर जो है वो कल के साथी भी साथ छोड़ जाते हैं हम्म। कि यार ये तो अब लाइबिलिटी हो गई, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तुमने कहा था कि जंगें बंद करोगे, ये तो और जंग हो रही है। हम्म। तो वो फिर वो लॉजिक उस तरह भी चलती है। तो देखें, ये अब चीजें अनफोल्ड होंगी, लेकिन जो मजमुई जो एक खदो खाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा सर, अभी अमेरिका में जो यंग जनरेशन है, वो बताइएगा कि क्या उसमें ये तब्दीली आ रही है? मैं ये महसूस कर रहा हूँ उनके उनके कैंपसेस देख के, उनका सोशल मीडिया देख के, कि वहाँ पर ये सेंटिमेंट है कि जहाँ हम जंगों के ऊपर अपने टैक्स पेयर्स की रकम लगाते हैं, वहाँ हमारी रकम का बहुत बड़ा हिस्सा इसराइल को जाता है, या उन ममालिक को जाता है जिनको हम इसलिए देते हैं कि इसराइल हमारा एलाई है, जैसे कि इजिप्ट को और उर्दन को। अगर वो मसला ना हो तो शायद वो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर उनके उसके हमसाया ममालिक को भी ना देने पड़े, थोड़े कम देने पड़े। तो क्या ये यंग जनरेशन में अमेरिका में तब्दीली आ रही है? देखिए, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि यंग जनरेशन जब हम कहते हैं तो वो कौन सी यंग जनरेशन है। ठीक है ना, तो यंग जनरेशन वो भी है जो कि यूनिवर्सिटी नहीं जाती। हम्म। ठीक है ना, 2 साल की डिग्री करते हैं, जाते भी हैं तो दे आर रिपब्लिकन वोटर्स। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं चंद इलीट यूनिवर्सिटीज की, और यही एक इशू है जिसको अमेरिका ने सॉल्व करना है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर सोशल साइंस की जो है मतलब नाम पर वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी प्रमोट की जा रही है। ये एक तनकीद है। ठीक है, और इसमें तनकीद में हकीकत भी है। एज अ सोशल साइंटिस्ट माई सेल्फ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये हो रहा है। कुछ डिसिप्लिन्स में ज़्यादा है, कुछ में कम है, लेकिन है। और एक बायस है जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था कि फैकल्टी कौन हायर होती है। ठीक ठीक है, है। ठीक है। स्टूडेंट्स किस इलाके से आते हैं, क्या मिड वेस्ट से लोग आते हैं हार्वर्ड के अंदर? हम्म। ऐसा तो नहीं कि वो अप्लाई नहीं करते। ठीक है हम्म। ना, ठीक है। लेकिन वो एक खास तौर पे एक खास जहन साजी के लिए जो एडमिशन दिया जाता है या किसी को अपना नौकरी दी जाती है, तो वो एक खास हम ख्याल लोगों को जो है ना रखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस वजह से भी मैं समझता हूँ ये कहना कि यंग जनरेशन, जनरलाइज नहीं कर सकते। ओके। तो यंग जनरेशन ने तो ट्रम्प को वोट दिया है ना फिर। एग्जैक्टली। ओके, ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट, और तो आपने एक नया पॉइंट उठाया है हाँ, कि दो समझने की किस्म जरूरत
दो यंग हैं, एक वो हैं जो आपको नजर आते हैं, और एक वो, असल में मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो मैं टिकटॉक के नंबर ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स देख के कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका का जो जो डाटा मेरे सामने आया है, न्यूयॉर्कर ने एक बहुत डिटेल रिपोर्ट छापी थी जिसमें स्क्रीनशॉट थे, क्योंकि मैं तो अमेरिका में नहीं हूँ तो मुझे वो अमेरिका वाला टिकटॉक नज़र नहीं आता। तो उन्होंने जो रिपोर्ट छापी थी उनमें अमेरिका में यंग एज के लोग जो 25 साल से कम हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस इशू में, और वो सेंटिमेंट उनके उतने प्रो इसराइल नहीं थे जितने कि इससे इससे बड़ी एज के लोगों के। नहीं नहीं, वो बिल्कुल अपनी जगह हकीकत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जनरल हम वो जो डाटा सेट है वो किसका है, ठीक है ना। हम्म। हम जब देखते हैं, कैंपसेस की बात करते हैं, मुजाहिरों की बात करते हैं, हम्म। जब हम ये कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि अमेरिका की यंग जनरेशन जो है वो अब इसको क्वेश्चन कर रही है, नो डाउट, लेकिन स्केल क्या है, ओके। इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखने की जरूरत है ना। तो ये लोग कहाँ हैं, मतलब अच्छा किन सर। इलाकों में मुजाहिरे हो रहे हैं। और फिर ये भी है कि यंग जनरेशन क्या चाहती है, ये कोई आप इसको अलहदा नहीं कर सकते, जो कि एक मजमूई तौर पे मुआशरे के अंदर पोलराइजेशन लेफ्ट और राइट की चल रही है। हम्म। सही। अच्छा सर, ईरान के बारे में तो आपने कुछ बता ही दिया, मुझे इसको थोड़ा सा इसको कंक्लूड करना है कि क्या जो डील बराक ओबामा ने की थी और डोनाल्ड ट्रंप उससे पीछे हट गए थे, मगर बाकी ममालिक नहीं हटे थे, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको रिवाइव कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप उसको रिवाइव नहीं करना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक नई डील लाना चाहेंगे, और वो नई डील जो है वो सिंपल ये है कि न्यूक्लियर इशू पे तो बात होगी होगी, लेकिन आपके बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी, और उससे बढ़कर जो प्रॉक्सी ग्रुप्स आपने, जिनको आप पुष्पनाई करते हैं और आप रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर बात होनी है। तो मैं बजाते खुद भी जो है, मतलब मैं नाकिद रहा हूँ ओबामा इंतजामिया का, वो उस डील का, क्योंकि उस डील वो बहुत सिंगल इशू डील थी। हम्म। जो देखें, आप मुझे बताएं, चलें अगर खुदा न खास्ता ईरान को एटमी हथियार मिल भी जाते हैं, हम्म। तो क्या इस्तेमाल तो नहीं करेगा ना वो। बहुत मुश्किल जाहिर। उसके लिए उससे ज्यादा बड़ा जो इशू है कि वो, क्योंकि मजीद सैंक्शन में आ जाएगा, हम्म। ठीक है ना। तो हाँ उसके जी। लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि सैंक्शन से रिलीफ कैसे मिले, हम्म। सैंक्शंस को कम कैसे किया जाए, ताकि जो है उसकी जो आमदनी है वो आना शुरू हो। उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो बड़ी बदहाल है, और जो वो जिस दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पे रियासत के खिलाफ बहुत गम और गुस्सा है आबादी के अंदर, आवाम के अंदर, वो उसको कैसे डील करेंगे, ये उनका नंबर वन इशू है। नंबर टू इशू उनका ये है कि भाई, ईरान ये चाहता है कि आप, अगर मेज पे बात करनी है तो पहले आप हमें एक मेजर स्टेक होल्डर के तहत, खित्ते का मेजर स्टेक होल्डर तस्लीम कर लें। क्यों? क्योंकि देखें, हमारा असर रसूख जो है लबनान में भी है, शाम में भी है, इराक में भी है, यमन में भी है, फलस्तीनियों के अंदर भी है। तो हम्म। आप हमें माने, ठीक है। हम्म। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो, देखें कोई भी एक्टर जो है वो पोजीशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस से डील नहीं करता। एग्जैक्टली। तो ना ही ईरान चाहेगा, ना अब डिपेंड करता है किसके पास ताकत ज्यादा है और कितना कोई प्रेशर डाल सकता है। तो आई थिंक के एंड पे डील जो होगी वो जरूर होगी, लेकिन वो डील कॉम्प्रिहेंसिव होगी अगर होनी हुई, और इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि पेचीदगियां बहुत ज्यादा हैं। वो ओके। इसमें स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा है। आई मीन देखें, इस वक्त तुर्क जो हैं वो ताक में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त ईरान जो है वो जरा कमजोर पड़े, और सीरिया और इराक के अंदर जो उसका कब्जा है उसको, उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस आए, ताकि हम अपना असर रसूख बढ़ा सकें, क्योंकि वो ब्लॉक्ड है ना। यस। दोनों मुल्क जो उनके बॉर्डर के ऊपर हैं, तारीखी तौर पे ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। तारीखी तौर पे देखें तो तुर्कों का जो है असर रसूख इन इलाकों पर रहा है, अगर ऑटोमन एम्पायर के दौर में चले जाएं, जी बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह का असर और रसूख जो इस वक्त की जो रियासत है ईरान की, जिसने मशरक़ वस्ता में अपना इतना जाल फैलाया हुआ है, इस तरह का जाल जो है वो इस्लाम से कबल था। यानी ससानिद एम्पायर के दौर में ये इलाके इन्फ्लुएंस में थे पर्शियन एम्पायर के। ये एग्जैक्टली। उससे, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, जिसको हम, जिसके मैग्नीट्यूड को और उसकी ग्रेविटी को हम जो है फैक्टर नहीं करते।
और फिर उसमें ये है कि ये डिसाइसिव चूंकि नहीं है, इसलिए वो एक कॉन्फ्लिक्ट मुसलसल है कि इसकी वजह से कई ममालिक और कई जगहों पर अनरेस्ट मुसलसल है। या तो फिर इतना डिसाइसिव हो ना, इसराइल हो या ईरान हो या अमेरिका, वो फिर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म करते, वो भी नहीं हो पा रहा। अच्छा सर मुझे नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता क्योंकि स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा हैं। और अमेरिका के पास अब वो बैंडविथ नहीं है कि अमेरिका जो है वो इन मसलों को हल करे। ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका जो है वो कोई कमजोर पड़ गया है या उसके इन्फ्लुएंस में कमी आ चुकी है। प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। प्रायोरिटी एशिया पैसिफिक है। प्रायोरिटी इस वक्त तो प्रायोरिटी रशिया यूक्रेन भी नहीं था। वो तो 2022 में हमला हो गया तो मुसीबत पड़ गई। यस, वो तो फोकस उधर था। ऊपर यस, से सोने पे सुहागा जो है गजा की जंग हो गई तो अब 3 थिएटर खुल गए। एग्जैक्टली। अच्छा, अच्छा सर, इब्राहिम अकॉर्ड का अब वो क्या करेंगे, क्योंकि वो उनकी लेगेसी है और वो बहुत बड़ा उनके नज़दीक एक काम था कि मिडल ईस्ट में इतनी बड़ी मैं चेंज लेके आऊँगा। उसमें अब इनको वाज़े तौर पर नई शराइत ऐड करना पड़ेंगी गज़ा और फ़लस्तीन के बारे में। जैसे कि आपने एमबीएस का बयान सुना होगा, उन्होंने ब्लिंकन से मिलते हुए ये बात की और छपी भी कि मेरे पास क्या चॉइस है, आप बताएं। अगर इस मसले को हल किए बगैर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप सोचें मैं नहीं बढ़ सकता। तो क्या इसमें शराइत में चेंज लेके आगे इसको शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, बाइडेन इंतजामिया बहुत कमजोर थी। उनके अंदर क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बहुत वो सेफ प्ले करने वाले लोग थे। और उनमें वो नहीं था, वो हौसला नहीं था कि वो कोई जिसे कहते हैं ना क्रिएटिव काम करें, क्योंकि उनको बस ये डर लगा हुआ था कि इलेक्शन हार जाएंगे। और वो हार गए, बावजूद इसके वो पूरी हार गए। तरह नहीं। हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर उसको एमबीएस आके कहेगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता, हम्म। तो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा हाँ तुम सही कह रहे हो, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। फिर वो जाएगा इसराइलियों के पास। वो कहेगा अगर इस मुल्क के साथ तुमने ताल्लुकात बनाने हैं, हम्म। ये तुम्हारे फायदे में भी है, हमारे फायदे में भी, उनके फायदे में भी है, और ईरान के नुकसान में है। अगर तुम हम्म। ईरान से जो है ना जान छुड़ाना चाहते हो, ये तुम्हें देना पड़ेगा। हम्म। अब सवाल ये देना क्या पड़ेगा, क्या देंगे? रियासत तो दे नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इतनी कंसेशन जरूर देंगे कि जो सऊदी अरब का जो बादशाह है, होने वाला बादशाह है, वो हौसला से, कॉन्फिडेंस से जाके कहे कि देखें, मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो देखो मैंने फलस्तीनियों के लिए क्या हासिल किया, हम्म। जो कोई नहीं कर सका पहले। हम्म। तो मैं समझता हूँ ये फॉर्मूला होगा। क्या एक्चुअली हो पाएगा सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लॉजिक है नेगोशिएशन की, वो मैंने आपके सामने रख दी। हम्म। ठीक। अच्छा सर, पाकिस्तान के ऊपर गो के अब अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान के इर्द गिर्द मुझे नहीं ख्याल कि कोई है। तो जब उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं है हमारे खित्ते में, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से, तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए कोई अहम चीज़ है या हमारे लिए बस जैसे बाइडेन था उसी तरह ट्रंप है? देखें, हम इसको अगेन मैं वही पूछूंगा फैसल भाई कि हम अंदाजे कैसे लगाते हैं। क्या हम, अगर इसमें कोई ट्वीट आ जाएगी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, कोई बयान आ जाएगा उनकी इंतज़ामिया से, कोई जो है वो, अगर कोई मतलब वजीर उठ के आ गया पाकिस्तान से यहाँ पे, या कुछ जो है कोई भी ऐसी चीज़ होगी, तो इसी से हम करते हैं ना कि यार ये इनका इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। या फिर ये है कि जो है अब क्या है, अब देखें जो है तवज्जो बढ़ गई है। हम्म। मसला ये है कि हमारा जो व्यू फाइंडर है ना, उसकी सेटिंग्स खराब है। हम्म। हम व्यू फाइंडर को, उसके जो है उसकी सेटिंग्स को ठीक करने की जरूरत है। आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो आप में दिलचस्पी ले तो क्यों ले और किस हद तक लेगा। इस वक्त अमेरिका क्या चाहता है? इस वक्त अमेरिका चाहता है मेरे पास बहुत इश्यूज हैं, मजीद मेरे लिए कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट करो, मेरी ठीक है। प्लेट और न भरो। हाँ, तो आराम से तुम्हारे, और वैसे भी तुम्हारे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तुम डील करो ना। मतलब तुम्हारी इकोनॉमी का इशू है, सियासी इशू है, इस मामलों को ठीक करो यार। कितनी ज्यादा इश्यूज हैं तुम्हारे मुल्क में। तालिबान भी हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बलूचिस्तान का भी इशू है, भारत के साथ भी तुम्हारे इश्यूज हैं। चीन भी तो आपसे अब नालां हैं क्योंकि उनके बंदे मर रहे हैं और उनका पैसा डूब गया है, और जो है वो, तो इस वक्त जो है, अगर तुम अपने आप को संभाल लो तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। और अगर जो है कोई हम कुछ कर सकते हैं तो बताओ। लेकिन ये है कि हम बहुत मसरूफ हैं, हमारा जो वो पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है। हमारे पास इश्यूज की कमी नहीं है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना था कि ईरान के हवाले से तो हमने गुफ्तगू की कि उसकी पूरे खित्ते में प्रॉक्सीज हैं और वो उनको
हैंडल भी करता है, उसकी वजह से बहुत से मसाइल भी आ आते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इसराइल भी एक इस खित्ते में रैशनल एक्टर है या इरैशनल एक्टर है? क्योंकि मुझे उनकी खास तौर पे जो अब हुकूमत है उसको देखकर ये लगता है कि अगर कोई कोई रैशनल डिसीजन लेने की अरब कोशिश भी करे, अमेरिका कोशिश भी करे, तो ये गवर्नमेंट उसको नहीं करने देगी। वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स आपके सामने हैं और नॉर्थ गजा को वो इनेक्स करना चाह रहे हैं। तो अब ये मुझे तो लगता है कि ये खेल और वर्स होगा, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ईरान बट बिकॉज ऑफ इसराइल टू। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी की। देखें, जहां तक तो रैशनल और इरैशनल का है, मेरे नज़दीक तमाम एक्टर्स रैशनल होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इडियोलॉजी और रैशनलिज्म कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें नहीं हैं। हम्म। ठीक है ना? देखें, एक आदमी की, एक ग्रोह की, एक तहरीक की जो है बहुत ही कोई रेडिकल आइडियोलॉजी है। ठीक है? लेकिन रेडिकल आइडियोलॉजी वाले लोग दुनिया भर में लगे फिर रहे हैं। वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो बस क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही ले लें, उनकी आइडियोलॉजी अगर आप देखें तो आप कहेंगे यार ये क्या है। लेकिन अगर वो, क्या वो खतरा है? वो खतरा तभी है जब वो मुनज़्ज़म है। मुनज़्ज़म वो तभी होंगे जब वो रैशनल होंगे। अलकायदा, आइसिस, इस तरह के दीगर, हिजबुल्ला, या इस तरह के जितने भी एंटिटीज हैं, तालिबान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और आप और लोगों को भी शामिल कर लें, वो तभी जो है खतरा बनते हैं। आइडियोलॉजी के बलबूते पर खतरा नहीं बनते। इसमें आप इसराइल की राइट विंग पार्टीज को भी ले लें। अगर वो मुनज़्ज़म है तो वो आपके लिए खतरा है। उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेड क्राफ्ट है, वो शातिर हैं, उनको उनको लेन देन आती है। ये सब चीज़ किस चीज़ का फंक्शन है? रैशनैलिटी का फंक्शन है। हम्म। खाली पीली आइडियोलॉजी पे तो नहीं चलते ना। तो हम्म। मैं समझता हूं कि जो आइडियलॉग होता है ना, हम्म। वो जो दायरा होता है ना, जो पुराने दायरे होते हैं या जो हदूद होती हैं, हम्म। उसके पास रिस्क टेकिंग की, वो जिसे कहते हैं एक सलाहियत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक टेंडेंसी होती है कि वो रिस्क ज़्यादा लेने के लिए तैयार होते हैं। हम्म। तो जैसे कि अब इसराइल की ये राइट विंग हुकूमत है कि जी बस नॉर्दर्न गाज़ा को हम ले लेते हैं, हम्म। कोई कुछ नहीं कहे। हम्म। उसके बरक्स जो है, उनके जो एक मोर प्रैग्मेटिक लोग होंगे वो कहेंगे यार ये तो बड़ा खतरा है, ये नहीं हम करेंगे। ठीक है? तो आई थिंक कि क्रिएटिविटी वर्क्स बोथ वेज, कि हम्म। जहाँ क्रिएटिविटी जो है वो पॉजिटिव तरीके से भी हो सकती है, क्रिएटिविटी नेगेटिव कामों में भी आती है। तो हम्म। रैशनल वो जरूर होते हैं, लेकिन वो रिस्क ज्यादा लेते हैं। हम्म। और फिर रिस्क लेने से फिर वो मिस कैलकुलेट करते हैं। यानी कहने का गोया मकसद ये है फैसल भाई, कि रैशनल जो एक्टर होता है ना, हम्म। उससे गलती भी होती है, वो मिस कैलकुलेट भी करता है। लेकिन ये कह देना कि वो बिल्कुल इररेशनल है, तो मैं नहीं समझता कि फिर कोई इररेशनल एक्टर इतना बड़ा एक्टर बन ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया का निज़ाम, जो ह्यूमन कंडीशन है, जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, उसमें इररेशनैलिटी जो है वो आपको कोई ज़्यादा दूर नहीं ले जाएगी। हम्म। ठीक है, लेकिन यानी कि आपका जो आपने कहा, इससे मुराद ये है कि जो उनका इररेशनल एक्टर भी है इसराइल में, उसको भी रैशनल करना पॉसिबल है। लेकिन मेरे ख्याल में नहीं पावर नहीं, उन रैशनल करना पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने रैशनल का मकसद है डिसीजन वो पर पहले से मजबूर कर रहा रैशनल है, लेकिन हाँ, उसको मजबूर करने के लिए आपको दबाव डालना पड़ेगा। है, तो वो दबाव किसी के पास नहीं है। नहीं, वो है, वो दबाव है, वो दबाव आएगा। और वो आना शुरू हो गया है। वो आ रहा है अरब ममालिक की तरफ से, तुर्की की तरफ से। और वो दबाव अब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि देखिए ना, इलेक्शन के दौर में चीजें सस्पेंड हो जाती हैं। हम्म। ये 1 अक्टूबर 7 को जब जंग शुरू हुई थी, तो 1 साल भी नहीं रह गया था इलेक्शन में। हम्म। तो डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे थे कि जो है ऐसी कोई बात ना करें जिसे वोट जो है ना मिले नवंबर में। हम्म। तो अब जब वो खत्म हो चुका है मामला, अब अगर आज कामला जो है वो ऑफिस में आने के लिए जो है तैयार होती हैं, तो वो भी यही कह रही हो, तो वो भी कोई नई पॉलिसी लेके आती हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर उनके जो ऊपर जो एक लिमिटेशन थी इलेक्शन की, वो हट चुकी है। आई डोंट थिंक कि जो है अब दबाव जो है, और इसी तरीके से अरब ममालिक भी देख रहे थे कि अमेरिका का ऊंट किस करवट बैठेगा। हम्म। बाइडेन होगा, यानी कामला हैरिस आ रही है, या ट्रंप आ रहा है। हम्म। सही। पूरी दुनिया देख रही है ना कि कौन आएगा। तो अब एग्जैक्टली। मैं समझता हूं कि वो अब वो भी हरकत में आएंगे, क्योंकि अब मौका है कुछ करने का, उससे पहले मौका नहीं था।
बहुत शुक्रिया सर, और इस उम्मीद के साथ कि आप आइंदा भी ज़रूरत हमें जब हो हमारे ऑडियंस से बात करने की इस तरह के इश्यूज़ पर, जिन पे बहुत रैशनल और बिल्कुल गैर जज्बाती हो के हमें कुछ सवाल पूछने हो, आप देखो सुनो जानो की ऑडियंस को वक्त देंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।